हेलो दोस्तों, वेलकम एंड जय हिंद। स्वागत है आपका अपने चैनल न्यू यूनिक क्लासेज में। आज के वीडियो में हम लोग पूरे विश्व इतिहास के हम लोग चैप्टर को देखेंगे। इसमें सारे विश्व इतिहास के में जितने चैप्टर आते हैं उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। और विश्व इतिहास जो आपका बहुत बड़ा नहीं है, बहुत ही थोड़ा सा है। और इसे जो आपके 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विश्व इतिहास में सबसे पहला हम लोग चैप्टर देखते हैं, इसका है पुनर्जागरण। और इस वीडियो में हम लोग इसके सारे चैप्टर को देखेंगे, मतलब कि कंप्लीट विश्व इतिहास को हम लोग करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए हम लोग देखते हैं जो पहला चैप्टर पुनर्जागरण। तो इसका सबसे पहला है कि पुनर्जागरण का प्रारंभ कहाँ से हुआ था। पुनर्जागरण का प्रारंभ जो है कहाँ से, आपके इटली से हुआ। इटली के कहाँ से, तो फ्लोरेंस नगर से माना जाता है। पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली के फ्लोरेंस नगर से माना जाता है। एकदम याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा पुनर्जागरण का प्रारंभ कहाँ से हुआ था, तो इटली के फ्लोरेंस नगर से। आगे देखते हैं, अगला टॉपिक है इटली के महान कवि दाते को पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। और इसका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो फ्लोरेंस नगर में हुआ था। तो आपसे पूछा जाएगा अगर कि इटली के महान कवि कौन थे, तो दाते थे। याद रखिएगा, दाते जो है इटली के महान कवि थे और उन्हें पुनर्जागरण का क्या माना जाता था, तो अग्रदूत माना जाता था। और इनका जन्म जो है फ्लोरेंस नगर में हुआ था। अगला देखते हैं, अगला टॉपिक आपका दाते ने प्राचीन लैटिन भाषा को छोड़कर तत्कालीन इटली के भाषा के बोलचाल में टस्कन में डिवाइन कॉमेडी नामक काव्य लिखा। इसमें दाते ने स्वर्ग और नर्क के बारे में कल्पना की यात्रा की। अगर आपसे ये भी पूछा जाता है कि आपके दाते ने डिवाइन कॉमेडी की रचना जो है आपकी कौन सी भाषा में की, तो वहाँ की बोलचाल की भाषा टस्कन में की थी। और उसमें किस चीज़ का जिक्र किया था, तो उसमें स्वर्ग और नर्क का जिक्र किया था। आगे है आपके दाते के बाद पुनर्जागरण की भावना का प्रथम श्रेय पुनर्जागरण का दूसरा श्रेय जो है पेट्रोक को दिया जाता है। मतलब कि दाते के बाद में पुनर्जागरण का भावना का दूसरा श्रेय जो किसके मन में आया था, वो तो पेट्रोक के मन में आया था। अगला देखते हैं, अगला है पेट्रोक को मानववाद का संस्थापक कहते हैं और वह इटली का निवासी था। पेट्रोक भी था जो वो इटली का निवासी था और उसे मानववाद का संस्थापक कहते हैं। अगला देखते हैं, अगला है आपका इटालियन गंध का जनक कहानीकार बोकेसियो को माना जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इटालियन गंध का जनक किसे माना जाता है, तो है आपके कहानीकार बोकेसियो को माना जाता है, कहानीकार बोकेसियो को। आगे देखते हैं, कहानीकार बोकेसियो की डेकामेरॉन प्रसिद्ध पुस्तक है। आपसे पूछा जाएगा बोकेसियो की कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक है, तो आपका है डेकामेरॉन जो आपके कहानीकार बोकेसियो की प्रसिद्ध पुस्तक है। अगला है आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक फ्लोरेंस निवासी मैकावेली को माना जाता है। आपसे पूछा जाएगा आधुनिक विश्व का राजनीतिक चिंतक कौन है, तो आपके मैकावेली को माना जाता है। मैकावेली ने एक पुस्तक लिखी है। मैकावेली की प्रसिद्ध पुस्तक कौन है, द प्रिंस। आपसे ये भी पूछा जा सकता है द प्रिंस पुस्तक किसने लिखी है, तो मैकावेली ने लिखी है। अगला देखते हैं, आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक जो है मैकावेली कहा जाता है। इसे मैकावेली को ही आधुनिक राजनीतिक दर्शन। आपसे पूछा जाएगा कि आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे कहते हैं, तो आपके मैकावेली को कहते हैं। आगे है पुनर्जागरण की भावना का पूर्ण अभिव्यक्ति इटली के तीन कलाकारों की कृतियों में मिलती है। ये कलाकार थे लियोनार्दो दा विंची, माइकल एंजेलो और राफेल थे। आगे देखते हैं, लियोनार्दो दा विंची एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति था। अब लियोनार्दो दा विंची जो है वो क्या कहते हैं उसके बारे में जाना है। वो आपका चित्रकार था, मूर्तिकार, इंजीनियर, वैज्ञानिक, दार्शनिक, कवि और गायक था। ये सारे चीज़ जो था लियोनार्दो दा विंची था, इतना चीज़। अगला देखते हैं, लियोनार्दो दा विंची जो है उसने आपके द लास्ट सफर और मोनालिसा जो है आपके लियोनार्दो दा विंची ने लिखा है। ये क्या है, आपके नामक अमर चित्र, इसमें आपके जो है चित्रों के रचयिता है। द लास्ट सफर और मोनालिसा के रचयिता है लियोनार्दो दा विंची। अगला देखते हैं, माइकल एंजेलो भी एक अद्भुत मूर्तिकार एवं चित्रकार था। माइकल एंजेलो जो था ना, वो भी एक अद्भुत मूर्तिकार और चित्रकार था। अगला देखते हैं, द लास्ट जजमेंट और द फॉल ऑफ मैन माइकल एंजेलो की कृतियाँ है। मतलब कि द लास्ट जजमेंट और द फॉल ऑफ मैन भी है जो आपके माइकल एंजेलो ने लिखी है। आगे देखते हैं, सिस्तान के गिरजाघर की छत में माइकल एंजेलो के द्वारा चित्र बनाए गए हैं। आपसे पूछा जाएगा कि सिस्तान के गिरजाघर में किसके द्वारा चित्र बनाए गए हैं, ताकि माइकल एंजेलो के द्वारा सिस्तान की गिरजाघर में बनाया गया है चित्र। अगला देखते हैं, राफेल भी इटली का एक चित्रकार था। आपसे ये भी पूछा जा सकता है राफेल कहाँ का चित्रकार था, तो राफेल इटली का चित्रकार था। वो इसकी सर्वश्रेष्ठ कृतियाँ जो है जीसस क्राइस्ट की माता मेडोना का चित्र है। मतलब कि मेडोना का चित्र जो आपके बनाया है। अगला देखते हैं, पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक
जियाटो को माना जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि पुनर्जागरण काल में चित्रकला के जनक किसे माना जाता है, तो आपको जियाटो को माना जाता है। पुनर्जागरण काल का सर्वप्रथम निबंधकार इंग्लैंड का फ्रांसीसी बेकन था। आपसे पूछा जाएगा कि पुनर्जागरण का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार कौन था, तो आपके फ्रांसीसी बेकन था। इस तरह से आपके क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखते, अगला क्वेश्चन आपका अगला टॉपिक है हॉलैंड के इरासमस ने अपनी पुस्तक द प्रेज ऑफ फॉली में व्यात्मक ढंग से पदाधिकारियों के अनैतिक जीवन एवं ईसाई धर्म की कुरीतियों का प्रहार किया है। फिर है इंग्लैंड के लेखक टॉमस मूर ने अपनी पुस्तक यूटोपिया में आदर्श समाज का चित्र प्रस्तुत किया है। फिर देखते हैं मार्टिन लूथर किंग ने जर्मन भाषा में बाइबिल का अनुवाद किया। आपसे पूछा जाएगा कि जर्मन भाषा में बाइबिल शब्द का अनुवाद किसने किया था, तो आपके मार्टिन लूथर किंग ने जर्मन शब्द में बाइबिल का अनुवाद किया था। अगला है रोमियो एंड जूलियट, जो आपके शेक्सपियर की अमर कृतियाँ है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि रोमियो एंड जूलियट किसने लिखी थी, तो वह शेक्सपियर ने लिखी थी। ये बहुत ही एकदम प्रसिद्ध है, बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है रोमियो एंड जूलियट किसने लिखा है, तो आपके शेक्सपियर ने लिखा है। अगला है इंग्लैंड के रोजन बेकन को आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता कहा जाता है। मतलब कि रोजन बेकन को क्या कहते हैं, तो उसको आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता कहते हैं। अगला है पृथ्वी सौरमंडल का केस है, पृथ्वी सौरमंडल के केंद्र है, इसका खंडन सर्वप्रथम पोलैंड निवासी कोपरनिकस ने किया था। याद देखिए आपके साइंस का भी क्वेश्चन है कि सौरमंडल का केंद्र पृथ्वी, इसको सबसे पहले किसने बताया था, तो आपके कोपरनिकस ने बताया था। याद रखिएगा। फिर है गैलीलियो ने कोपरनिकस के सिद्धांत का समर्थन किया था। गैलीलियो ने क्या किया था, गैलीलियो ने कहा था कि जो कोपरनिकस जो सिद्धांत दिए हैं कि पृथ्वी जो है सौरमंडल के केंद्र, ये सही है। अगला देखते हैं जर्मनी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक केपलर ने गणित की सहायता से यह बताया कि सूर्य चारों ओर पृथ्वी के मतलब कि सूर्य के चारों ओर जो है पृथ्वी घूमती है। किस प्रकार घूमती है, ये किसने बताया था, आपके केपलर ने बताया था। आगे देखते हैं आगे है न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। आपसे ये भी साइंस में भी पूछा जाता है और इसका भी टॉपिक है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था, तो आपके जो है न्यूटन ने दिया था। अगला है धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत 16वीं शताब्दी में हुई थी। आगे देखते हैं धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक जो है मार्टिन लूथर किंग था। धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक कौन था, तो मार्टिन लूथर किंग था। वो जर्मनी का रहने वाला था। इसने बाइबिल का अनुवाद जर्मन भाषा में किया था। अगला है धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कहाँ पे हुई थी, तो इंग्लैंड में हुई थी। कब हुई थी, तो 16वीं शताब्दी में। याद रखिएगा 16वीं सदी में हुई थी। अगला है जॉन विक्लिफ को धर्म सुधार आंदोलन का प्रांतकालीन तारा कहा जाता है। इसने अनुयायी को लोलार्डस कहलाते हैं। इसके अनुयायी क्या कहलाते थे, लोलार्डस कहलाते हैं। उसके बाद देखते हैं अगला टॉपिक है अमेरिका की खोज किसने की थी, तो अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, अमेरिका की खोज किसने की थी, तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। अगला है अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा। अब ये भी पूछा जाता है कि अमेरिका का नाम अमेरिका क्यों पड़ा, तो वो आपके अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पर पड़ा। अगला देखते हैं प्रशांत महासागर का नामकरण स्पेन निवासी मैगेलन ने किया था। प्रशांत महासागर का नामकरण किसने किया था, तो आपका मैगेलन ने किया था। अगला देखते हैं समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो वही है समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला कौन था, आपका मैगेलन थे। इसी ने पूरे समुद्र मार्ग से पूरे विश्व का चक्कर लगाया। तो इसे वो जहाँ से चला था ना वहीं पे आके आ गया, तो उसने कह दिया कि क्या है, पृथ्वी गोल है। अगला चैप्टर है अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। कि अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम क्या हुआ, कब हुआ, तो देखिए अमेरिका में ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव जो है जेम्स प्रथम के शासनकाल में डाली गई। अमेरिका में ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव जो आपके किसके, तो जेम्स प्रथम के शासनकाल में डाली गई। अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इंग्लैंड का शासक कौन था, तो जॉर्ज तृतीय था। अगला देखते हैं रेड इंडियन अमेरिका के निवासी थे। आपसे पूछा जाएगा कि रेड इंडियन कहाँ के निवासी थे, तो अमेरिका के निवासी थे। अगला है अमेरिका का पूर्ण स्वतंत्रता जो है कि अमेरिका का पूर्ण स्वतंत्रता 4 जुलाई 1776 ईस्वी को मिली। कब मिली, तो 4 जुलाई 1776 ईस्वी को मिली। अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा नैसर्गिक अधिकार सिद्धांतों पर आधारित है। अगला देखते हैं अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध जो है कब हुआ था, 1783 ईस्वी में पेरिस के संधि के तहत समाप्त हुआ। अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध जो है कब 1783 ईस्वी में पेरिस के संधि हुआ था, उसके तहत समाप्त हो गया। इस संधि के अनुसार ब्रिटेन ने उत्तरी अमेरिका के 13 अंग्रेजी उपनिवेशों की स्वतंत्रता स्वीकार कर ली। अगला है अमेरिका ने स्वतंत्रता संग्राम में लाफायते के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने इंग्लैंड के विरुद्ध में भाग लिया था। आपसे पूछा जाएगा कि लाफायते के नेतृत्व में किसने भाग लिया था, तो आपके फ्रांसीसी सेना ने। किसके, तो उसके इंग्लैंड के विरुद्ध। अगला देखते हैं अगला है आपके सप्तवर्षीय युद्ध में इंग्लैंड की काफ़ी आर्थिक क्षति हुई थी। जो आपके सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था ना, इसमें इंग्लैंड की काफ़ी क्षति हुई थी।
इस क्षतिपूर्ति हेतु तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे वहाँ पे? ग्रेनविले। ग्रेनविले ने 1765 ईस्वी में स्टाम्प एक्ट पारित किया था जिसके अनुसार सभी अदालती कागजों, अखबारों आदि पर 20 शिलिंग का स्टाम्प लगाना अनिवार्य था। 1967 ईस्वी में ब्रिटिश शासन ने कागज, शीशा, चाय एवं रोगन जैसे उपभोक्ता वस्तुओं पर भी कर लगा दिया। उपनिवेशवासियों ने इस करों का व्यापक विरोध किया तथा देखिए आगे यहाँ पे मेन पॉइंट, सैमुअल एडम स्मिथ ने प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा दिया। आपसे ये भी पूछा जाता है कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किसने दिया था? तो आपके सैमुअल एडम स्मिथ। ये भी पूछा जा सकता है कि सैमुअल एडम स्मिथ ने कौन सा नारा दिया था? तो प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। देखिए इस टॉपिक जो है, हर एक टॉपिक जो है महत्वपूर्ण है, मतलब कि कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपके महत्वपूर्ण नहीं है। आगे देखते हैं, आगे आपका सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड एवं फ्रांस में कब 1756 से 1763 ईस्वी के बीच हुआ था। सप्तवर्षीय युद्ध कब हुआ था? तो 1756 से 1763 ईस्वी तक। देखिए सप्तवर्षीय युद्ध इसलिए कहते हैं क्योंकि यह 7 वर्षों तक चला था। देखिए कैसे 1756 से 1763 कितना 7 सालों तक चला था, इसलिए इसे सप्तवर्षीय युद्ध कहते हैं। अगला देखते हैं, अगला क्या, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उपनिवेशवासियों ने स्वाधीनता के पुत्र और स्वाधीनता के पुत्री नामक संस्थाएं स्थापित की जो ब्रिटिश सरकार की कार्रवाइयों का विरोध करती थी। किसकी? ब्रिटिश सरकार की क्या करती थी? कार्रवाई जो करता था ब्रिटिश सरकार, उसका विरोध करती थी कौन? स्वाधीनता के पुत्र और स्वाधीनता की पुत्री नामक जो संस्थाएं खोली गई थी। अगला देखते हैं, 1776 ईस्वी में टॉमस पेन ने लघु पत्रिका कॉमन सेंस प्रकाशित किया। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कॉमन सेंस कब प्रकाशित हुई? तो 1776 ईस्वी में। इसको किसने प्रकाशित किया? तो आपके टॉमस पेन ने प्रकाशित किया। अगला है, देखते हैं, इसमें अत्यंत प्रभावशाली एवं उत्तेजक शैली में स्वतंत्रता की आवश्यकता पर बल दिया गया है। टॉमस पेन ने राइट्स ऑफ मैन भी लिखी। आपसे ये भी पूछा जाएगा कि राइट्स ऑफ मैन किसने लिखी? तो आपके टॉमस पेन ने ही राइट्स ऑफ मैन लिखी और कॉमन सेंस भी लिखी। फिर अगला देखिए, अगला टॉपिक आपका, अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन था? तो आपके जॉर्ज वाशिंगटन था, जो बाद में अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति बना। अब देखिए आपसे ये भी पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में कि अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन बना था? कौन था? आपके जॉर्ज वाशिंगटन, जो वो क्या था? आपके अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का नायक था, इस कारण से उसे क्या किया गया? अमेरिका का राष्ट्रपति बनाया गया सबसे पहला। अगला देखते, अगला आपका, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण क्या था? तो देखिए अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण था आपका बोस्टन की चाय पार्टी थी। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण बोस्टन की चाय पार्टी थी, जो 16 दिसंबर 1773 ईस्वी की हुई थी। कब हुई थी? तो 16 दिसंबर 1773 ईस्वी की हुई थी। इस घटना से अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ। इसी घटना से कब? 16 दिसंबर 1773 ईस्वी से जो बोस्टन की चाय पार्टी जो घटना हुई थी, इसी कारण अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम का हुआ शुरू हुआ। और इस घटना का नायक कौन था? वो था आपका सैमुअल एडम स्मिथ था। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला है आपका 5 सितंबर 1774 ईस्वी को 13 उपनिवेशवासियों ने प्रतिनिधियों का फिलाडेल्फिया में शहर में एक महादेशीय सम्मेलन आयोजित किया जिसमें ब्रिटिश कानून का विरोध तथा व्यापार के बहिष्कार का निर्णय लिया गया। कब? फिलाडेल्फिया का सम्मेलन में। आगे देखते हैं, आगे आपका 18 अप्रैल 1775 ईस्वी के ब्रिटिश सेना तथा उपनिवेशवासियों के बीच लेंगिस्टन का प्रथम संघर्ष हुआ था। कब हुआ था? 18 अप्रैल 1775 ईस्वी में। आगे देखिए आपका 4 जुलाई 1776 ईस्वी में फिलाडेल्फिया में दूसरा महादेशीय सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था? तो आपके 4 जुलाई 1776 ईस्वी को फिलाडेल्फिया में दूसरा महासम्मेलन हुआ था, जिसमें टॉमस जेफरसन द्वारा तैयार किए गए स्वतंत्रता की पत्र की घोषणा की गई थी। आगे देखते हैं, आगे आपका प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम अमेरिका में हुई थी। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अमेरिका प्रजातंत्र की स्थापना सबसे पहले कहाँ पे हुई थी? तो आपके अमेरिका में हुई थी। इसे ही आधुनिक गणतंत्र की जननी कहते हैं। तो आधुनिक गणतंत्र की जननी कौन से देश को कहते हैं? तो उसको अमेरिका कहते हैं। अब देखते हैं, इसमें है धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना भी सर्वप्रथम कहाँ पे हुई थी? अमेरिका में हुई थी। आगे देख, अगला टॉपिक आपका, संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका में 1789 ईस्वी में लागू हुआ था। देखिए संसार में सबसे पहले लिखित संविधान जो है 1789 ईस्वी में कहाँ पे लागू हुआ था? अमेरिका में लागू हुआ था, जिसमें जिसमें महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिला था, उत्तराधिकारी कानून को न्याय संगत बनाया गया। मतलब कि देखिए वहाँ पे जो अमेरिका में संविधान लागू हुआ था कब हुआ था? 1789 ईस्वी में वहाँ पे महिलाओं को भी संपत्ति का अधिकार दिया गया।
आगे देखते हैं, आगे आपका मोंटेस्क्यू के शक्ति पीर्थन का सिद्धांत मान्य मिली। देखिए मोंटेस्क्यू को के भी शक्ति पीर्थन का जो सिद्धांत दिया था उसको भी मान्यता मिली उसमें। अगला देखते हैं, अगला है 1781 ईस्वी में उपनिवेशी सेना के सम्मुख आत्मसमर्पण करने वाला ब्रिटिश के सेनापति कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कब 1781 ईस्वी में ब्रिटिश सेना के क्या को सम्मुख क्या किया था? अपना जो आत्मसमर्पण कर दिया। अगला देखते हैं, अगला क्या? अमेरिका विश्व का पहला देश था जिसने मनुष्य की समानता तथा उसके मौलिक अधिकारों की घोषणा की थी। अमेरिका ही था विश्व का पहला देश जिसने मनुष्य की समानता और उसके मौलिक अधिकारों की घोषणा की थी। कौन था? वो अमेरिका था। आगे देखते हैं, अगला आपका अमेरिका में दासों के आयात को 1808 ईस्वी में अवैध घोषित कर दिया। अमेरिका में जो दासों के आयात था ना, बिक्री और खरीद का, उसका आयात जो मतलब खरीद था उस पर 1808 ईस्वी में क्या किया गया? अवैध घोषित कर दिया गया। अगला देखते हैं, अगला आपका अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति 1860 ईस्वी में बने। अब देखिए आपसे ये भी पूछा जा सकता है अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति कब बने? तो 1860 ईस्वी में बने। अगला आगे देखते हैं, अमेरिका में गृह युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? तो अमेरिका में गृह युद्ध की शुरुआत 12 अप्रैल 1861 ईस्वी में हुई है। मतलब कि आज़ादी के बाद ही, अमेरिका जब आज़ाद हुआ था उसके बाद ही, मतलब कि कानून उनून लगने के बाद कब? 1789 ईस्वी में अमेरिका में नया संविधान लागू हो गया था। लेकिन देखिए गृह युद्ध है, घर का युद्ध है, 12 अप्रैल 1861 ईस्वी में दक्षिण एवं उत्तरी राज्य के बीच हुई थी, जिसमें दक्षिणी राज्य कहाँ थे? दासता के समर्थक थे और उत्तरी राज्य जो है उसके विरोधी थे। मतलब कि दोनों दो तरफ का अमेरिका, उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका था, तो इस कारण से उसमें गृह युद्ध हुआ। अगला देखते हैं, अमेरिकी गृह युद्ध की शुरुआत जो है दक्षिणी कैरोलिना राज्य से हुई। अमेरिका में गृह युद्ध की शुरुआत कहाँ से हुई? तो वो आपके दक्षिणी कैरोलिना राज्य से हुई। इसी युद्ध के फलस्वरूप ही दास प्रथा का अंत हो गया। दास प्रथा का अंत जो क्या किसके? तो दक्षिणी कैरोलिना युद्ध के तहत, मतलब कि अमेरिका में जो गृह युद्ध हुआ था उसी के दौरान जो आपके दास प्रथा का अंत हो गया। आगे देखते हैं, 1 जनवरी 1863 ईस्वी को अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का उन्मूलन किया। मतलब उसका विरोध किया कब? 1 जनवरी 1863 ईस्वी। फिर है प्रजातंत्र, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। शासन इस किसने कहा था? तो अब्राहम लिंकन ने कहा था। अब्राहम लिंकन ने ही कहा था कि प्रजातंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए ही शासन है। अब्राहम लिंकन ने कहा था। ये बहुत ही फेमस उसका कहावत है कि जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन किसका है? तो अब्राहम लिंकन ने कहा था। फिर है अब्राहम लिंकन की हत्या कब हुई थी? तो अब्राहम लिंकन की हत्या जॉन विकलिज ब्रूस नामक व्यक्ति ने 14 अप्रैल 1865 ईस्वी में कब थी? अब्राहम लिंकन की हत्या कब हुई थी? तो आपके 14 अप्रैल 1865 ईस्वी में जॉन विकलिज ब्रूस द्वारा कर दी गई थी। फिर है अमेरिका गृह युद्ध की समाप्ति कब हुई थी? तो अमेरिका में गृह युद्ध की समाप्ति 26 मई 1865 ईस्वी को कर दी गई। अमेरिका में गृह युद्ध की समाप्ति कब की गई? तो आपके 26 मई 1865 ईस्वी को हो गई। फिर है अमेरिका फिलोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की। अमेरिका में फिलोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना जो आपके बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। तो इस तरह से आपका क्या हुआ? आपका अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम खत्म हुआ। अब देखते हैं आपके अगला देखते हैं फ्रांस की क्रांति। देखिए ये जो चैप्टर है इससे बाहर आपके क्वेश्चन एग्जाम में नहीं जाते, क्योंकि लूसेंट का बुक है, क्योंकि ये लूसेंट बुक का पूरा निचोड़ है और इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं जाते हैं। अगला देखते हैं, अगला आपके फ्रांस की क्रांति। अब फ्रांस की क्रांति के बारे में जानते हैं कि फ्रांस की क्रांति कब हुई था। देखिए फ्रांस की राज क्रांति जो आपके 1789 ईस्वी में लुई 16वां के शासनकाल में। देखिए फ्रांस की क्रांति कब स्टार्ट हुआ? तो 1789 ईस्वी में। देखिए 1789 ईस्वी में क्या हुआ था? तो याद रखिएगा क्या हुआ था आपके जो है आपके अमेरिका में क्या हुआ था? संविधान लागू हुआ था 1789 ईस्वी में। तो आपके फ्रांस की राज क्रांति जो 1789 ईस्वी में लुई 16वां के शासनकाल में हुई। इस समय फ्रांस में सामंती व्यवस्था थी। देखिए तो फ्रांस में कौन सी व्यवस्था थी? तो सामंती व्यवस्था थी। किसके समय? तो लुई 16वां के समय। फिर अगला देखते हैं, 14 जुलाई 1789 ईस्वी को क्रांतिकारियों ने बास्टिल के कारागृह के फाटक को तोड़कर बंदियों को मुक्त कर दिया तथा उसे 14 जुलाई को फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए कब? तो 14 जुलाई 1789 ईस्वी को ही फ्रांस के जो क्रांतिकारी थे वो क्या कहते थे? बास्टिल के कारागृह, मतलब कि जेल को तोड़कर क्या कहते हैं, वहाँ के जो कैदी बनते उन्हें आज़ाद कर देते हैं। तब से क्या हुआ? 14 जुलाई को फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। मतलब कुछ दिन देश 14 जुलाई को फ्रांस आज़ाद हो गया, 14 जुलाई 1789 ईस्वी को। और देखिए इन लोगों को प्रेरणा जो है ना अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से मिली, क्योंकि कोई देश आज़ाद होगा तो उससे लोग बगल के लोग भी आज़ाद होना चाहते हैं, इसलिए जो है उस देश में भी क्रांति हुई। आगे देखते हैं, समानता स्वतंत्रता एवं बंधुता का नारा किसकी देन है? तो आपकी फ्रांस की क्रांति की देन है। जब फ्रांस की क्रांति हो रहा था ना तो अभी जब के समानता स्वतंत्रता एवं बंधुता का नारा दिया गया था। फिर देखिए अगला देखते हैं, मैं ही राजा हूँ और मेरे ही शब्द, यह किसका कथन है? तो आपके लुई 14 जो राजा था ना वो उसका जो कथन था कि मैं ही राजा हूँ और मेरे शब्द कानून, मतलब मैं ही राजा हूँ, मतलब मैं ही राजा हूँ और मैं जब जो कह दूंगा वो कानून है। कौन कह रहा था? लुई 14 कह रहा था।
अगला देखते हैं, अगला आपके राजा की निरकुशता तथा स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाने के लिए फ्रांस में कौन सी संस्था स्थापित की गई? तो आपके पार्लमा नामक संस्था का मतलब कि वहाँ पे स्थापित किया गया, जिसकी संख्या कितनी थी? तो आपकी 17 थी, और जिसका संगठन न्याय के रूप में था। न्यायाधीशों तथा पद कुलीन वर्ग के लिए सुरक्षित होता था। ये पद जो आपके क्रमानुगत होते थे, मतलब कि जो पद है उसके वंश के अनुसार होते थे, वंश क्रमानुगत होते थे। अगला देखते हैं, वर्साई के शीश महल का निर्माण जो है लुई 14वां ने कराया था। आपसे पूछा जाता है कि वर्साई के शीश महल का निर्माण किसने कराया था? तो आपके लुई 14वां। लुई 14 ने वर्साई के शीश महल का निर्माण कराया था। अगला देखते हैं, वर्साई को फ्रांस की राजधानी लुई 14वां ने बनाया था। वर्साई को क्या कहते हैं? फ्रांस की राजधानी किसने बनाया था? तो आपके लुई 14वां ने ही बनाया था। आगे देखते हैं, लुई 16वां 1774 ईस्वी में फ्रांस की गद्दी पर बैठा। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर कब बैठा? तो आपके 1774 ईस्वी में बैठा था। लुई 16वां की पत्नी मेरी एंतोवाइनेट ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। लुई 16वां की जो पत्नी थी उसका नाम क्या था? मेरी एंतोवाइनेट, और वो कहाँ की राजकुमारी थी? तो आपकी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। आगे देखते हैं, राष्ट्र की समाधि वर्साई का भड़कीला राज दरबार था। राष्ट्र की जो समाधि वर्साई का भड़कीला का जो राज दरबार हुआ था उसी में हुआ। फिर आपका लुई 16वां का देशद्रोह के आरोप में फांसी दे दी गई। लुई 16वां क्या किया गया? देशद्रोह का आरोप लगा कर उसे फांसी दे दी गई। फिर आपका टैले तीठे का एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। तो आपका टैले एक प्रकार क्या है? भूमि कर है, तथा तीठे एक प्रकार का धार्मिक कर है जिसे चर्च को देना पड़ता है। देखिए आपसे पूछा जाएगा टैले क्या है, याद रखिएगा टैले क्या है? एक प्रकार का भूमि कर है, तथा तीठे का है तो एक प्रकार का धार्मिक कर। याद रखिएगा तीठे क्या है? तो आपके एक प्रकार का धार्मिक कर है, जबकि टैले एक प्रकार का भूमि कर। याद रखिए, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। जब आता है ना आपके क्वेश्चन कि टैले क्या है तीठे क्या है, तो आदमी समझ नहीं पाता है। आगे देखते हैं, आपके फ्रांसीसी क्रांति में वाल्टियर, मोंटेस्क्यू एवं रूसो ने सर्वाधिक योगदान दिया था। फ्रांसीसी क्रांति में कौन? वाल्टियर, मोंटेस्क्यू और रूसो ने सर्वाधिक योगदान दिया था। आगे देखते हैं, आगे इसका टॉपिक है, आगे टॉपिक आपका वाल्टियर चर्च का विरोधी था। आपसे पूछा जाएगा चर्च का विरोधी कौन था? तो आपके वाल्टियर जो था वो चर्च का विरोधी था। अगला देखते हैं, रूसो फ्रांस में प्रजातंत्र शासन पद्धति का समर्थन था। रूसो जो आपके फ्रांस में क्या था? प्रजातंत्र शासन स्थापित करना चाहता था, मतलब कि फ्रांस को आज़ाद कराना चाहता था, राजा से मुक्त कराना चाहता। फिर आपका 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, किसका कथन है? तो आपके वाल्टियर का। वाल्टियर ने कहा था कि 100 चूहों का अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम, मतलब 100 गो चूहा मिलकर शासन करे, वो जाने को शेर शासन करे, उससे अच्छा है, आपका वाल्टियर ने कहा था। आगे देखते हैं, अगला है आपका सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की तथा लेटर्स ऑन इंग्लिश जो आपकी वाल्टियर की रचना है। आगे देखते हैं, आगे आपके कानून की आत्मा की रचना मोंटेस्क्यू ने की थी। कानून की आत्मा की रचना किसने की थी? मोंटेस्क्यू की थी, जिसे सरकार के 3 अंगों कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका को अलग अलग करने के विषय में बताकर शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत का पोषण किया गया। आगे देखते हैं, आगे आपका फ्रांस की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण नारा क्या था? समानता। फ्रांस की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण नारा था समानता, जिसमें मध्यम वर्ग का आगाज हुआ। जिसमें क्या हुआ? मध्यम वर्ग का आगाज हुआ। फिर स्वतंत्रता एवं बंधुता भी क्रांति का ही नारा था। देखिए आप शुरू में ही दिया गया था कि फ्रांस की क्रांति का 3 नारा था, समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुता। जिसमें सबसे पहले क्या था? समानता का नारा दिया गया, जिसमें सभी वर्ग के लोगों को क्या किया गया? एक किया गया, जिसे सभी वर्ग के लोग, मतलब गरीब अमीर लोग क्या हुए? सभी जाति एक हो गए। इसके कारण क्या हुआ? बल मिला, और क्या हुआ? लोग देश की मतलब कि आपके क्रांतिकारी में क्या हुआ? पावरफुल हो गया, और इस तरह से क्या हुआ? आज़ाद हो गया देश। अगला देखते, अगला आपका 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज तीन स्टेट अर्थात 3 श्रेणियों में बटा था। कौन था वो? प्रथम श्रेणी में पादरी लोग आते थे, द्वितीय श्रेणी में अभिजात वर्ग के लोग आते थे, जबकि तृतीय श्रेणी में कौन? देश के ऐसे 90% जनता आते थे जिन्हें सभी प्रकार के कर देना पड़ता था। मतलब कि 3 वर्ग में क्या हुआ था? देश में बांटा हुआ था, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। जिसमें तृतीय श्रेणी में ऐसे 90% लोग जानता थे जिन्हें क्या करता? सब प्रकार का कर, मतलब कि टैक्स देना पड़ता था, जबकि प्रथम मतलब कि पादरी को और अभिजात वर्ग को कोई भी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ता था। आगे देखते हैं, इसके देखिए जो 90% था उसमें इस वर्ग में क्या करता? व्यापारी, डॉक्टर, वकील, जज, अध्यापक, लेखक, शिक्षक, शिल्पी, किसान और मजदूर इत्यादि भी शामिल थे। सब 90% में लोग आते थे। आगे देखते हैं, अगला क्या? फ्रांस की राजक्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा क्या थी? तो लीवे थी। फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा थी आपकी लीवे थी। आगे देखते हैं, आपका स्टेटस जनरल के अधिवेशन की शुरुआत कब हुई थी? तो स्टेटस जनरल के अधिवेशन की शुरुआत 5 मई 1789 ईस्वी में हुई थी।
आगे देखते हैं मापतौल की दशमलव प्रणाली जो किसकी देन है, तो आपकी फ्रांस की देन है। जो हम लोग मापतौल की दशमलव प्रणाली पढ़ते हैं ना, वो किसकी देन है, आपकी फ्रांस की देन है। आगे है आपकी सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक जो है हॉर्डर को कहा जाता है। आपके पूछा जाएगा सांस्कृतिक राष्ट्रीयता के जनक कौन है, तो आपका हॉर्डर है। फिर है नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी को कोर्सिका द्वीप की राजधानी अजासियो में हुआ। नेपोलियन का जन्म जाके 15 अगस्त 1769 ईस्वी को कोर्सिका द्वीप की राजधानी अजासियो में हुआ। फिर देखते अगला आपका नेपोलियन के पिता का नाम क्या था, कार्लो बोनापार्ट था। नेपोलियन के पिता क्या नाम था, आपके कार्लो बोनापार्ट था। नेपोलियन ने ब्रिटेन के सैनिक अकादमी में शिक्षा प्राप्त की थी। नेपोलियन ने जो आपके क्या किया था, आपके ब्रिटेन के सैनिक अकादमी स्कूल थे, उसमें आपके शिक्षा प्राप्त की थी। 1796 ईस्वी में नेपोलियन ने इटली में ऑस्ट्रिया के प्रमुख को समाप्त कर दिया। क्या किया था, 1796 ईस्वी में नेपोलियन ने इटली के ऑस्ट्रिया को इटली में क्या किया था, ऑस्ट्रिया के प्रभुत्व को समाप्त कर दिया था, मतलब उसके शासन को समाप्त कर दिया था। फिर आपके फ्रांस में डायरेक्टरी के शासन जो है कब अंत हुआ था, तो आपके 1799 ईस्वी में फ्रांस में डायरेक्टरी का शासन का अंत हो गया। फिर आपका नेपोलियन 1799 ईस्वी में प्रथम कौंसल बना और 1802 ईस्वी में जीवन भर के लिए। देखिए 1799 ईस्वी में नेपोलियन का हुआ प्रथम कौंसल बना था 1802 ईस्वी में, मतलब जस्ट 3 साल बाद का वो जीवन भर के लिए कौंसल बन गया, मतलब कि जब तक जिंदा रहेगा तब तक बना रहेगा। फिर आपके 1804 ईस्वी में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना, तो आपका 1804 ईस्वी में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। फिर देखते हैं आपका है आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे कहा जाता है, नेपोलियन कहा जाती है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे कहते हैं, तो आधुनिक फ्रांस का निर्माता कौन है, तो आपके नेपोलियन बोनापार्ट को कहा जाता है। आगे देखते हैं नेपोलियन ही सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था। बनियों का देश सबसे पहले किसने कहा था, तो आपके इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा था, तो नेपोलियन ने कहा था। इसलिए कहा था क्योंकि वो जो ना हर चीज़ में अपना फायदा खोते थे, इसलिए क्या कहता है, इंग्लैंड को अपना बनियों का देश कहा था नेपोलियन। आगे देखते हैं नेपोलियन ने पत्नी जोसेफाइन को तलाक देकर ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मोरिया लुइसा से शादी कर ली थी। किसने, नेपोलियन ने। आगे देखते हैं ट्रफलगर का युद्ध जो है 21 अक्टूबर 1805 ईस्वी में इंग्लैंड एवं नेपोलियन के बीच हुआ था। ट्रफलगर का युद्ध जो है कब, 21 अक्टूबर 1805 ईस्वी में इंग्लैंड और नेपोलियन के बीच हुआ था। आगे देखते हैं नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना कब की थी, 1808 ईस्वी में। 1808 ईस्वी में नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की थी। फिर देखते हैं आपके नेपोलियन ने कानूनों का संग्रह तैयार किया, जिसे नेपोलियन का क्रोड कहा जाता है। नेपोलियन ने क्या किया, कानूनों का संग्रह तैयार किया, जिसे क्या कहते हैं, तो नेपोलियन का क्रोड कहते हैं। कानूनों का संग्रह तैयार किया जिसे नेपोलियन का क्रोड कहते हैं। आगे देखते आपका नेपोलियन को नील नदी के युद्ध में अंग्रेजी जहाज बेरे के नायक जो है नेल्सन ने के हाथों बुरी तरह से क्या हुआ, पराजित होना पड़ा। नेपोलियन के जो आपके कौन सा, तो नील नदी के युद्ध में क्या हुआ, अंग्रेजी जहाजी बेरे के जो नायक थे नेल्सन के हाथों क्या हुआ था, अमेरिका को क्या बुरी तरह पराजित होना पड़ा, मतलब हारना पड़ा। आगे देखते हैं यूरोप के राष्ट्रों ने मिलकर 1813 ईस्वी में नेपोलियन को लिप्जिंग नामक स्थान पर क्या किया, तो उसे हरा दिया, फिर उसे बंदी बनाकर कहाँ पे, एल्बा नामक टापू पर उसे भेज दिया, परंतु एल्बा नामक टापू से वो भाग नहीं ला, और फिर क्या हुआ, फिर वो फ्रांस का सम्राट बना। आगे देखते हैं अंततः मित्र राष्ट्रों की सेना ने नेपोलियन को 18 जून 1815 ईस्वी में वाटरलू के युद्ध में पराजित कर दिया और सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया। कहाँ पे भेज दिया, सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया, जहाँ 1821 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। देखिए याद आपका बहुत फेमस क्वेश्चन है कि नेपोलियन की कब मृत्यु हुई, तो 1821 ईस्वी में हुई थी। और ये भी क्वेश्चन है कि नेपोलियन को क्या नाम से जाना जाता था, तो नेपोलियन का लिटिल कार्ल पोलर के नाम से भी जाना जाता था, मतलब छोटा कार्ल पोलर के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं नेपोलियन के पतन का कारण क्या था, तो उसका रूस पर आक्रमण। नेपोलियन के पतन का कारण था उसका रूस पर आक्रमण, जब मतलब कि नेपोलियन जब रूस पर आक्रमण किया उसी कारण उसका पतन चालू हो गया, क्योंकि रूस बहुत ही उसका शक्तिशाली देश था। आगे देखते हैं इंग्लैंड के वाणिज्य एवं व्यापार का बहिष्कार करने के लिए नेपोलियन ने महाद्वीपीय व्यवस्था का सूत्र किया था। आगे देखते हैं वियना कांग्रेस समझौता के तहत यूरोप के राष्ट्रों ने क्या 1815 ईस्वी में फ्रांस के प्रभुत्व को समाप्त कर दिया। कि कौन से तहत, तब आपके वियना कांग्रेस योजना के तहत क्या किया था, आपके 1815 ईस्वी में यूरोप के राष्ट्रों के प्रभुत्व को किसने, फ्रांस ने समाप्त कर दिया था। आज के वीडियो में बस इतने ही। अब आगे का और वीडियो में हम देखेंगे इटली की क्रांति का, और इसके बाद में प्रथम विश्व युद्ध क्यों हुआ था, क्या हुआ, आगे के वीडियो में देखेंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा।